बेटा, तेरी माँ को आजकल बहुत तकलीफ रहने लगी है। दमे के कारण सांस फूल जाता है। एक बार शहर के डॉक्टर के पास दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। दीप जी ने अपने बड़े बेटे केसर को फोन पर कहा। पापा, वो तो ठीक है लेकिन यहाँ डॉक्टर को दिखाना इतना आसान नहीं है। घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस वक्त ऑफिस में काम भी बहुत है। आने जाने का खर्चा और झंझट अलग से। फिर मानो एक बार दिखा भी दिया तो बार बार दवा लेने और चेकअप करवाने के लिए लाते रहो। मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही बोल रहा हूँ। आप मानव को क्यों नहीं बोलते? उसका तो अपना बिजनेस है। एक दो दिन का समय निकाल कर माँ को दिखा देगा। केसर ने अपने छोटे भाई पर बात टालते हुए कहा। एक आशा भरी निगाहों से दीप जी ने एक बार फिर फोन की ओर देखा और अपने छोटे बेटे मानव के पास फोन मिला दिया। काफी देर घंटी बजने के बाद मानव ने फोन उठाया। हेलो बेटा, कैसा है तू? और बच्चे और बहू मजे में तो है ना? हाँ पापा, हम सब ठीक है। अभी काम का टाइम है तो आप जल्दी बताओ, कुछ काम है क्या? बेटा, वो तेरी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। एक बार शहर में डॉक्टर को दिखा लेती तो अच्छा रहता। पापा, आपको तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। शहर में कौन से अलग डॉक्टर बसते हैं? आपको पता भी है यहाँ कितना प्रदूषण है। यहाँ की धूल मिट्टी में माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। चैन से जहाँ रह रहे हैं वही रहिए। गांव जैसा माहौल इस शहर में कहाँ मिलेगा? बेटे का दो टूक जवाब सुनकर दीप जी चुप रह गए। पास बैठी उनकी पत्नी रीता जी भी फोन पर हुई बातें सुन रही थी। एक माँ तो हमेशा इसी भ्रम में रहती है कि बच्चों की कुछ मजबूरी होगी तभी ऐसा बोल रहे होंगे। पति की आंखों में बेटों के प्रति हताशा देखकर रीता जी ने बात संभालते हुए कहा। जी, वो ठीक ही तो बोल रहे हैं। वहाँ शहर में रखा ही क्या है? बेचारे जब यहाँ आते हैं तो देखते नहीं कितने कमजोर लगते हैं। वो हमारे बारे में सोचकर ही बोल रहे होंगे। पत्नी की बात सुनकर दीप जी लंबी आह भरते हुए बोले। काश हमने भी अपने बारे में कुछ सोचा होता तो आज हमारे बच्चों को हमारे बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता। उस वक्त तो बस हमें यही सोच रहती थी कि किसी तरह बच्चे पढ़ लिख ले। जब पढ़ लिख लिए तो उनके कारोबार के लिए जमीन तक बेच दिए। रह गया तो बस ये 2 कमरे का छोटा सा मकान। चलो छोड़ो, तुम खड़ी हो जाओ, अभी पास वाले वैद्य जी के पास दिखा लाता हूँ। अजी, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। थोड़ा गर्म काढ़ा पी लूंगी तो आराम आ जाएगा। बस तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज इतनी तकलीफ भोग रही हो। बड़ा डॉक्टर ना सही, जो है कम से कम उसकी दवा तो ले लिया करो। इस बार थोड़ा डांटते हुए दीप जी बोले तो रीता जी चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक से दोनों बेटे और उनका परिवार गांव आ गया। उन्हें देखकर दीप जी और रीता जी खुश तो थे, लेकिन दीप जी के मन में ढेरों सवाल भी उठ रहे थे। कुछ देर तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे केशव और मानव मुद्दे पर आ गए। केशव बोला, पापा, मैं सोच रहा था अब आप दोनों की भी उम्र हो गई है। आपको यूं अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। आज बरसों बाद बेटे के मुंह से ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर दीप जी और रीता जी हैरान थे। रीता जी तो भाव विभोर होकर चमकती हुई आंखों से दीप जी की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो, देखा, मैं कहती थी ना कि हमारे बेटे हमारी बहुत चिंता करते हैं। मानव ने भी बड़े भाई की बात में बात मिलाते हुए कहा। हाँ पापा, अब यहाँ रखा ही क्या है? अपने पोते पोतियों के साथ आराम से टाइम पास कीजिए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए। रीता जी ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, लेकिन दीप जी सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। अगले दिन केसर कुछ कागजात लेकर दीप जी के पास आया। पापा, यह हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कैसे कागज हैं बेटा? दीप जी ने आश्चर्य से पूछा। पापा, अब आप दोनों हमारे साथ शहर में रहेंगे तो फिर यहाँ इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हमने सोचा है कि इसे बेचकर इस चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। दीप जी बेटे की बात सुनकर सन रह गए। संभलते हुए वो बोले, बेटा, मैं सोचकर बताऊंगा। आखिर ये गांव में हमारी आखिरी निशानी है।
केसर ने अपनी माँ की ओर देखा, जैसे विनती कर रहा हो कि वो पापा को समझाए। दीप जी को रीता जी ने थोड़ी मनुहार करते हुए कहा, जी बच्चे ठीक ही तो बोल रहे हैं, अब बच्चों के साथ रहना है तो ये मकान किस काम का। वैसे भी हमारे बाद ये उन बच्चों का ही तो है, हम थोड़े ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। दीप जी बिना कुछ बोले लंबी आह भरकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगे। रीता जी को याद आया कि केसर और मानव को गांव का दूध बहुत पसंद है, इसलिए वो दूध गर्म करके बेटों को देने के लिए रसोई में चली गई। कमरे की तरफ जाते हुए बड़ी बहू माया के शब्द उनके कानों में पड़े, देखो मैं अकेले इन दोनों की सेवा करने से रही, तुम ही संभालना अपने माँ बाप को। अरे तुम समझते क्यों नहीं, मकान बेचकर जो पैसे मेरे हिस्से में आएंगे उससे छत पर 2 कमरे बन जाएंगे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो कमरा उनके काम आ जाएगा। वैसे भी कौन सा ज्यादा दिन ये हमारे पास रहेंगे, 6 महीने बाद मानव के घर भेज देंगे। रीता जी के कदम वहीं जड़ हो गए। दूध के गिलास भी बहुत मुश्किल से उनके हाथों से गिरते गिरते बचे। भारी कदमों से वो मानव के कमरे की ओर मुड़ी, वहां से भी आवाजें आ रही थी, तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है, मैं बच्चों को इनके पास भी नहीं जाने दूंगी, पता नहीं कौन सी बीमारी है। और हाँ, इनसे कह देना कि मेरी रसोई में हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। यार तुम्हारा जो मन करे करना, लेकिन अभी चुप रहो। एक बार इस मकान का हिस्सा मिल जाए तो कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ाने की सोचूं। वैसे भी पहले 6 महीने तो ये लोग भैया भाभी के पास ही रहेंगे। रीता जी की आंखों से आंसू ढलक आए, जिसे वो बच्चों की अपने प्रति फिक्र समझ रही थी, वो तो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। माता पिता के लिए चिंता तो सिर्फ दिखावा था। भारी कदमों से वो वापिस बरामदे में आकर खटिया पर बैठ गए। दीप जी जो अभी तक जाग रहे थे वापिस रीता जी की ओर करवट बदल कर बोले, क्या हुआ भगवान, जाने की खुशी में नींद नहीं आ रही क्या। जी आप सही कह रहे थे, काश हमने अपने बारे में सोचा होता तो आज बच्चों को हमारे बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हुए रीता जी ने तकिए के नीचे रखे हुए घर के कागजात निकालकर फाड़ दिए। दीप जी हतप्रभ से अपनी पत्नी को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि एक माँ की आंखों पर बंधी पट्टी शायद खुल चुकी है। सुबह जब फटे हुए कागज दोनों बेटों ने देखे तो खींचते हुए वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। बहुओं की बड़बड़ाहट भी चालू थी, और दिखाओ चिंता, ये लोग अकेले रहने लायक ही हैं। इस उम्र में भी जमीन जायदाद का मोह नहीं छूटता। दीप जी और रीता जी ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन आज उन्होंने एक प्रतिज्ञा जरूर ले ली थी कि आज के बाद कभी अपने बच्चों के मुंह में नहीं फंसेंगे। बस अपने जीवन की अंतिम सांस इसी मिट्टी में लेंगे। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि अब हम ही एक दूसरे का सहारा है।